Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. चलो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? एटॉमिक रेडियस आज स्टार्ट करेंगे ना? सर आपको जेड इफेक्टिव का कहाँ से इंक्रीज होगा कहाँ से डिक्रीज होगा वो बता रहे थे। अच्छा, चलो तो हमने नोट नोट डाल करके लिखवा दिया था कि जेड नहीं इफेक्टिव। सर, नहीं अब आज नोट डाल के देंगे। ओके, तो लिख लोगे सब लोग नोट डाल करके। तो हम लोग को क्या देखा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना किसी इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उसी को हम क्या बोले, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कितना उसको अपने और अट्रैक्ट करेगा, यही है ना?
है कि नहीं? तो इसमें आप लोग एक चीज देखोगे बच्चे, क्या बता रहा था मैं? तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने और सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा, है या नहीं? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा अपने और क्या करेगा, खींचेगा। तो चलो इसमें लिख लोगे, इन ए पीरियोडिक टेबल, in a periodic table, left to right, Z effective increases. In a periodic table, left to right, Z effective increases. एक मिनट, आज बहुत रुको, आज कुछ बच्चे का कॉल जाएगा। ठीक है, आगे लिखना है। सर एक बार रिपीट करो। हाँ रिपीट कर रहा। इन ए पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजेस। एंड टॉप टू बॉटम decreases or constant. And top to bottom decreases or constant। ठीक है सर एक बार रिपीट करो। फिर से बोल, क्या बोला कौन? हेलो बोलो, रिपीट करो एक बार। आप अभी ज्वाइन किया ना? नहीं सर, आवाज कट रही है थोड़ी देर से। अच्छा चलो, जेड इफेक्टिव क्या होगा, मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस और कांस्टेंट। ठीक है सर स्टेटमेंट रिपीट। हाँ वही स्टेटमेंट ही लिख बल रहा है, स्टेटमेंट में यही लिखा है, नोट डाल करके क्या लिखा है, इन ए पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस और कांस्टेंट। और 7 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, उन सबको कॉल जाएगा आज, सबके पेरेंट्स को। चलो हाँ, कहाँ तक हम लोग लिख लिया? अब लिखोगे एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो होगा बच्चे, वो कितने तरह का, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या समझते हो, बताओ पहले। The distance between nucleus and orbit. डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड Orbit. इलेक्ट्रॉन। नहीं, सर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस आउटर। सर डिस्टेंस न्यूक्लियस और जो इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, है ना। आउटर, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल, है ना। Yes, sir. Outermost element. तो एटॉमिक रेडियस लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन
the distance between nucleus and outer cell the distance between nucleus and outermost cell of the distance between nucleus and outermost cell of the distance between nucleus and outermost cell is called radius. The distance between nucleus and outermost cell is called nucleus. The distance between क्या लिखा बच्चे? The distance between nucleus and outermost cell is called रेडियस। एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस, रेडियस जो भी लिखो, ठीक है, इसको साइज भी बोलेंगे। अब देखो क्या होगा, न्यूक्लियस से उसके ऑटोमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। जैसे इसका रेडियस निकालना है तो इसके न्यूक्लियस से इसका ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके डिस्टेंस को क्या बोले? आर, है ना, तो इसको क्या बोले? आर। अब इसको एक्चुअल में क्या है कि एटम का साइज क्या है? बहुत ही स्मॉल, इसलिए कैलकुलेट करने में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गया? एक्चुअल में क्या होता है कि डिस्टेंस को, इसका साइज क्या है? बहुत ही कम, इसलिए कैलकुलेट करने में क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? डाई दो मोलिक्यूल्स का निकाल लेते हैं साइज। तो उससे क्या हुआ? साइज क्या हो गया? इनके उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा? का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे टाइप्स ऑफ रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। माइक म्यूट कर लोगे बच्चे? ठीक है, आगे लिखोगे टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस में कौन कौन से होंगे? क्रिस्टल रेडियस, क्या बोले? क्रिस्टल रेडियस, नो, और वैन वंडर डर वाल्स रेडियस रेडियस और कोवेलेंट रेडियस और कोवैलेंट रेडियस और हो आयनिक गया। रेडियस। देखो क्रिस्टल रेडियस जो आप बोले वो क्या है? मेटालिक रेडियस, है ना? यस सर। हाँ हाँ सर, है या नहीं? तो लिख लोगे टाइप्स ऑफ रेडियस में फर्स्ट लिख लेना, कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट लिख लोगे कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड लिखोगे वंडरवाल रेडियस। सेकेंड वाला कौन सा बोले सर? वंडरवाल, कोई भी लिख लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस। आयनिक को सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि सबसे लास्ट में उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा लिखा? कोवेलेंट, दूसरा वंडरवाल, तीसरा लिख लोगे मेटालिक रेडियस। चौथा लिखोगे आयोनिक रेडियस। लिख लिए? सर मेटालिक को क्रिस्टल बोलते ना? हाँ हाँ सर मॉड्यूल में सिर्फ 3 ही देखे हैं। कोई बात नहीं। नहीं सर, आयोनिक रेडियस देखे है पर वो बाद में देखे, लास्ट में। हाँ सर, लास्ट में। हाँ, लाइट उसको लास्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मॉड्यूल में देख लो, होगा, हम नहीं देखे है सर, चारों भी है।
है ना, आयनिक होगा ही, आयनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट, मेटालिक, ये सब तो केवल नाम का है, केवल हम लोग को देखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। केवल कोवेलेंट को ध्यान में रख लेना, बाकी सब ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा बच्चे? देखो, रेडियस निकालने के लिए हमने अभी तुरंत बोला कि क्या होगा, इसका साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, है या नहीं? अब साइज बहुत स्मॉल है, हम क्या करते हैं, दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ 1 एटम आ जाएगा। देखो, जैसे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कब होगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, Yes, sir. है ना। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस अगर सी, क्या मान लें, सी मान लेते हैं, है ना। इसको C1, इसको C2, distance between C1 and C2 is C, then radius of an element is, sorry, radius of an atom is C/2. C/2, है Yes, ना। sir. तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चल गया ये C1 और ये C2 है, तो ये डिवाइड बाय 2। तो अब देखो, कुछ पार्ट क्या होगा, शेयरिंग होगा, तो क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट आएगा, मतलब थोड़ा सा कम आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा शेयरिंग होगा तो वो अगर टच करता है तो क्या आता है, इक्वल आता है। तो इसमें थोड़ा सा क्या आता है, हम लोग अप्रॉक्स में आता है। तो हम लोग क्या किए, कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, इसमें सॉरी, इसमें क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस में कि दोनों के बीच क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, बोलो। हाँ सर। डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 कर दिए, तो लिखोगे इसमें, सब लोग लिख लोगे, लिखो, इट इज द हाफ ऑफ द, it is a half of the distance between two like atom या two similar atom, लिखो, distance between two similar atom, क्या लिखा बच्चे, it is the half of the distance between Two similar similar atoms. atom bonded together by किसके बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ना, Covalent bond. bonded together by सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, एक ही बॉन्ड रहेगा, दो बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, और भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना, है ना। तो बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। अगर एक एटम का साइज बड़ा हुआ दूसरे का छोटा हुआ तो फिर हमने क्या उसमें बोला, तो सिमिलर एटम बोला ना, सिमिलर एटम बोला ना बच्चे, सिमिलर एटम सर बोला ना। मतलब ये वाला रेडियस सिर्फ सिमिलर एटम के लिए निकाल सकते हैं ना? नहीं, दोनों अलग अलग के लिए भी निकाल सकते हैं, अभी बताते हैं कैसे, हाँ। ठीक है। सिमिलर एटम में डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना। अगर दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक का क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा, एक का क्या आएगा, कम आएगा, गलत हो जाएगा ना। बोलो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिमिलर एटम, तो क्या हो गया सर, हाँ बोलो। सर आपने ऐसा क्यों लगाया कि बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? सिंगल इसलिए, अगर सिंगल से डबल हो गया ना तो और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये तो मालूम ही होगा ना। हाँ सर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, तो उसमें क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा शेयरिंग होगा, शेयरिंग जितना ज्यादा होगा एक दूसरे के क्या होगा उतना ही पास आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। तो लिखोगे कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, साइज थोड़ा छोटा हो गया, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C1 and C2 divided by 2 equal to C by 2। क्या लिखा बच्चे, कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 डिवाइड बाय 2। C1 एंड C2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C by 2, ठीक है। ठीक है, लिख लिया ना। हाँ सर। सर आगे लिखोगे, आगे लिखोगे, अब तो ये क्या था, सिमिलर एटम, सिमिलर एटम ना, अब लिखोगे हेट्रो एटम, फॉर हेट्रो एटम, फॉर हेट्रो एटम, फॉर हेट्रो एटम, जैसे ए एंड बी है ये, ठीक है, क्या होगा, इसको हम आर ए बोले और इसको क्या बोले, आर बी, क्या हो जाएगा, आर बड़ा है, बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर आर बी। बी, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस पीरियोडिक टेबल में, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वेरी लेस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, तभी इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, बहुत कम नहीं हो, तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 चाहे ए माइनस चाहे बी, चाहे ए चाहे बी, किसको लिखते हैं अभी लिख लो केवल, ठीक है, चाहे चाहे बी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सर वो आपने क्या लिखा है, इफ ई एन, चाहे ए क्या क्या क्या, इफ ई एन के बाद क्या लिखा है, इफ ई एन डी डिफरेंस, एक्चुअल में डी आई डबल ठीक है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वेरी लेस, ठीक है। लिख लिया ना, सर वहां पे वो 0.09 क्यों लिया? एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है
तो उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि Ra और Rb जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एटम उतना ही क्लोज जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उतना अंदर क्लोज नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करने की पावर होती है, ठीक है। वो हम लोग अभी लास्ट में पीरियोडिक टेबल के लास्ट में करेंगे। सर फिर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे रहेगी। हाँ ठीक है, ये सब फॉर्मूला नहीं पूछता नहीं है, अगर पूछ दिया तो वो देगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर मॉड्यूलर में मिल गया तो अलग की बात है। चलो दूसरा कोवेलेंट हो गया, दूसरा क्या लिखाए थे, कौन सा लिखाए थे, वंडरवाल या मेटालिक? वंडरवाल। लिख लोगे वंडरवाल रेडियस, नेक्स्ट लिखोगे वंडरवाल रेडियस, ठीक है, वंडरवाल रेडियस। तो उसमें उतना डिफिनेशन नहीं लिखा रहा। देखो बच्चे, वंडरवाल रेडियस में क्या होगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल्स ये, ठीक है, अब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोल दिए, सी। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय 2, है कि नहीं। वंडरवाल रेडियस क्या हो जाएगा हाँ बच्चे, सर। सी बाय 2, ठीक है। तो लिख लेना वंडरवाल रेडियस, लिख लिया ना, उसमें डायग्राम को बना लो। वंडरवाल रेडियस लिखोगे, ये सब उतना पूछता नहीं है, इसलिए उतना हम इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस से पूछता भी है, वंडरवाल और मेटालिक से पूछता भी नहीं है। वंडरवाल रेडियस लिखोगे क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 2। वंडरवाल रेडियस इक्वल टू क्या लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 2, लिख लिए, बोलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय 2, यही होगा ना, हाँ सर। सी बाय 2 लिख लो, डायग्राम बना ली ना, यस सर। हो गया। हाँ सर। सर। चलो वंडरवाल के बाद लिखोगे मेटालिक रेडियस, सर एक बार वो डिफरेंशिएट रिपीट करो, द डिस्टेंस, the distance between two molecules, the distance between two molecules divided by 2, the distance between two molecules divided by 2, इसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियस। मेटालिक रेडियस लिखोगे, मेटालिक रेडियस। मेटालिक बॉन्ड कहां पे बनेगा, दो मेटल के बीच, है ना। अब दो मेटल तो सॉलिड पार्ट किलो होते हैं, मेटल क्या होता है, सॉलिड ना, हाँ सर। ठीक है। एक आध एक्सेप्शन है, अलग की बात है, बट मेटल क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड होते हैं तो इसका पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे को टच करेगा,
क्या करेगा? टच। टच करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस अगर c है, क्या होगा मेटालिक रेडियस? c/2 2। होंगे ना? हाँ हाँ सर। सर। तो लिख लोगे इसमें द डिस्टेंस मेटालिक रेडियस इक्वल टू लिखोगे, मेटालिक रेडियस इक्वल टू लिखोगे the distance between two metal which are touching each other, divide by 2 होगा या नहीं? the distance between two metal which are touching each other, divide by 2 होंगे ना? सर ये नीचे वाली डायग्राम है ना मेटालिक रेडियस हाँ की? हाँ, ये वाले उसको ड्रॉ कर लो। सर अगर दो अलग अलग मेटल्स रहे तो फिर? दोनों एक दूसरे को टच करेगा तो वहां पे Ra+R भी कर देंगे। वो तो समझ में आ ही गया ना? हाँ सर। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है कुछ नहीं है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है तो डिवाइड बाय 2 कर दिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो Ra+R भी करेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ हाँ सर। सर। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो एक चीज देखो नहीं सर। इसमें, एक चीज देखो, हमने कोवेलेंट रेडियस इस तरह का बनाया था, है ना? बोलो, ये कोवेलेंट रेडियस था ना? हाँ सर। ये वंडरवाल ना? हाँ। और ये मेटालिक। मेटालिक। तो इसमें देखो साइज किसका ज्यादा होगा? वैंडरवाल। वैंडरवाल। वंडरवाल। उसके बाद मेटालिक। मेटालिक। उसके बाद कोवैलेंट। कोवेलेंट। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। नो सर। तो लिख ले, हाँ बोलो, किसी को दिक्कत है तो लिख लोगे क्या होगा? R वंडरवाल ग्रेटर देन R मेटालिक, R वंडरवाल ग्रेटर देन R मेटालिक ग्रेटर देन R कोवेलेंट। ठीक है, लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा? तो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। लिख लिए फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चे? तो पहला देखो नेचर ऑफ बॉन्डिंग। कोवेलेंट, जेड इफेक्टिव। नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो वो तो अभी तीनों बता ही दिए, कोवेलेंट, आयनिक, सॉरी आयनिक को छोड़ करके कोवेलेंट, वंडरवाल और एक
आयोनिक। मेटालिक बताया ना, आयनिक का हाँ बताया सर। भाई, हाँ। है ना। तो कौन कौन से फैक्टर पे जिसपे डिपेंड करेगा, तो पहला क्या, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होंगे ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या करेगा, एटम को अपने और लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा। बोलो, हाँ सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपने और उतना ही ज्यादा खींचेगा, और जितना ज्यादा अपने और अट्रैक्ट किया उसका क्या होगा, साइज उतना ही कम कम होगा, होते जाएगा। है ना। तो लिख लोगे फर्स्ट नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव ना। हाँ सर। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव, क्योंकि जितना ज्यादा अपने और खींचेगा उतना साइज क्या हो जाएगा, क्या, ठीक है। माइक ऑफ कर लोगे, नंबर ऑफ सेल यानी ऑर्बिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली कैसे होगा, सॉरी जितना ज्यादा डायरेक्टली। सेल होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज क्या डायरेक्टली होगा, बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनल ना, होगा। है ना। हाँ। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। अगर नंबर ऑफ सेल सेम है तब जाकर के फर्स्ट वाले को देखेंगे, ठीक है। हाँ सर। यानी देखो, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीजेस। इंक्रीज। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको देखेंगे नंबर ऑफ सेल, अगर इसको ऐसा है तो इसको फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो, इसी को सेकंड पॉइंट लिख दो, है ना। फर्स्ट पॉइंट इसको, सेकंड पॉइंट उसको कर दो। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज, है ना। यानी साइज क्या होगा टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, इंक्रीज। अब लेफ्ट टू राइट वाले में नंबर ऑफ सेल क्या होता है, कांस्टेंट या इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। इंक्रीज No. और कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ सेल ही क्या बताता है, पीरियड, कौन सा पीरियड से एलिमेंट है, हाँ, कांस्टेंट रहेगा सर। ठीक है। सर पर N जेड, से सर पर जेड जेड से मतलब इफेक्टिव, नहीं है, हमने क्या पूछा, नंबर ऑफ सेल पूछा मैंने सर क्या बोला, जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम डिक्रीज या कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट होता फिर है। लेकिन हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उसके अनुसार से इंक्रीज या डिक्रीज देख लेंगे, हाँ सर। ठीक है? अगर वो कांस्टेंट हो तब जाकर के जेड इफेक्टिव देखते हैं, ठीक है। हाँ। तो इन ए पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कांस्टेंट। इन ए पीरियड नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कांस्टेंट। कैसे कि आपको जो हम बताए थे, देखो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, एन का वैल्यू क्या लिख रहे थे, जो उसका आ रहा था वही ना, कि उसको किस कौन से पीरियड से है, तो जो एन का वैल्यू था वही तो क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट था, लास्ट ऑर्बिट का नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट, इसको गड़बड़ मत करना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट ही उसका पीरियड बताता है, कौन से पीरियड से एलिमेंट है। चलो, तो हम क्या बता रहे थे, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। तो इन ए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा,
कांस्टेंट, इन पीरियड क्या कांस्टेंट होगा ना नंबर ऑफ सेल, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या होगा आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, है सर ना। हाँ बोलो। सर शेल कैसे पता चलेगा कि वो मतलब शेल से कैसे पता चलेगा कि पीरियड कौन सा है? अरे उसका जो लास्ट सेल होगा, जैसे फर्स्ट सेल हाइड्रोजन, क्या लिखते हो 1s2 1s1, हीलियम 1s2, हाँ तो सर। उसका n क्या है 1, तो फर्स्ट पीरियड का है कि नहीं, हाँ 2s1 2s2 2p6, जैसे 3 आते हो थर्ड पीरियड में आ जाते हो, सोडियम वाले में देखो 3 लिखाता है। हाँ सर। हम पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो n का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वही पीरियड कहलाता है, हाँ सर। तो पीरियड तो कांस्टेंट होगा ना एक पूरे एक पीरियड में, n क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। चलो तो लिख लो कोई नोट डाल करके, इन ए पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, साइज डिक्रीजेस। डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, increases, in a periodic table left to right size increases and top to bottom size decreases, लिख लिए। सर रिपीट करो ना। In a periodic table left to right size increases, in a periodic table left to right size increases and top to bottom size decreases, ठीक है, लिख लिया ना। चलो अब लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्यों आता है, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथ, तो लिखोगे आगे नेक्स्ट लिखना डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, ठीक है, लिखोगे इन्हें। अब एक चीज सब लोग देखोगे इधर, आप लोग पीरियोडिक टेबल तो देखे हो ना, हाँ सर। हाँ सर, तो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट है, यस सर। सब लोग इधर थोड़ा सा देखना, इस तरह से है ना, ये डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक है ना। हाँ यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड के बाद ये क्या होगा, ये वाला जो लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला जो ये बना रहा हूं, ये क्या होगा फोर्थ ना, हाँ हाँ सर, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ पीरियड में ड्यू टू यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक क्या था, डी ब्लॉक नहीं था, तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे थे। अब डी ब्लॉक डी n-1 डी सबसेल में, n-1 डी सबसेल में
जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा कि उसका क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इंक्रीज, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें देखो यहां से यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तो कभी कुछ नहीं हुआ ना, कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, बोलो। यहाँ से यहाँ साइज क्या हुआ, डिक्रीज, और यहाँ से यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा क्या, क्योंकि कोई एटम है रहेगा तब ना इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या हुआ, यहाँ से डिक्रीज होता गया, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इसके बीच भी डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ना। हाँ सर। नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से हाँ तो सर लेफ्ट टू देखो। राइट डिक्रीज ही होगा ना। हाँ लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ से लिखे 5 सॉरी 10 9 10 9 के बाद यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हुआ कि नहीं, हाँ है ना। अब देखो 30 24 22 20, इस तरह से बहुत सारे 10 को 10 टाइम्स होंगे ना, 10 एलिमेंट होते हैं ना बीच में, हाँ है ना। तो 22 डॉट 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 लास्ट वाले में हमने लिख दिया 6 5 या 6 5.5 5.2 5.1, तो डिक्रीज हुआ या नहीं इसमें भी, हुआ। बोलो। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इसके में भी डिक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ भी डिक्रीज होगा, हाँ और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ देखें तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, हाँ सर। क्योंकि इस बीच में डिक्रीज हुआ और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिक्रीज। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो कोई बीच में डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ डिक्रीज होगा ना। हाँ इसमें क्या हुआ, इसके कारण ड्यू टू डी ब्लॉक के कारण क्या हुआ, डिक्रीज ज्यादा हुआ। डिक्रीज ज्यादा हुआ मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिमिलरली 2 पीरियड के बाद यहाँ से क्या होता है, लेंथेनाइट सीरीज, तो लेंथेनाइट सीरीज क्या होगा, वो भी एटॉमिक नंबर ऐड होगा, तो वो क्या करेगा, और डिक्रीज कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लिख लोगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लिखोगे। सर हाँ बोलो। मतलब सेकेंड और थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं है तो उसमें उतना साइज डिक्रीज नहीं होगा, दोनों उतना के बीच साइज का डिक्रीज नहीं होगा जितना इसमें डिक्रीज होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कम रहेगा, इसमें दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा रहेगा, यस। सर। हाँ बोलो। सर पर डी ब्लॉक है तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, पर प्री ब्लॉक में तो जेड इफेक्टिव मतलब डी ब्लॉक के जेड इफेक्टिव से ज्यादा कम होगा ना। क्यों, धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना, अभी तुरंत लिखा है ना, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो यहाँ क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, यहाँ से यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा क्या, ठीक है। तो लिख लोगे इसमें डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लिखोगे if p block element in p block element on moving from third to fourth period on moving from third to
fourth period, there are 10 D block element occur. If in P block element on moving from third to fourth period, on moving from third to fourth period, there are 10 D block element. There are 10 D block element occur. सर 9 ही आते हैं ना 4 to 12। है 10 होगा ना बच्चे, 3 to 12। सर हाँ बोलो। सर मतलब पीरियड 2 के एलिमेंट पीरियड 1 से बड़े रहेंगे ना? पीरियड 2, हाँ यस। ओके सर। तो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, लिख लिया ना सब लोग? लिख लिया यहाँ तक ना? थर्ड टू फोर्थ पीरियड देयर आर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट अकर। ठीक है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-1 d subcell, in which last electron enter in n-1 d subcell। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। In p block element on moving from third to fourth period, on moving from third to fourth period, there are 10 d block element occur. There are 10 d block element occur in which last electron enter in which last electron enter in n-1 d subcell, in which last electron enter in n-1 d subcell। ठीक है, n-1 d सबसेल लिख लिए। n-1 d सबसेल। therefore Z effective value, therefore Z effective value increases, therefore Z effective value increases, therefore Z effective value increases। ठीक है, लिख लिए। therefore Z effective value increases, so radius is decreases, so radius decreases। लिख लिया ना? हाँ सर। so radius decreases। ठीक है सर पीरियड 2 का एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहेगा पीरियड 3 से ना? पीरियड 2 का 3 से ऑब्वियसली है। फिर सर डाउन द ग्रुप ये इंक्रीजेस होता ना एटॉमिक रेडियस? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस वाले ग्रुप 13 देखो सबसे ज्यादा चोट किस पे पड़ता है। अगर देखो क्या होता है कि तूफान आ रहा है, समुद्र में जब भी आया था तो ये कौन सा नहीं था, या सुनामी आएगा तो कौन किसको सबसे ज्यादा हानि पड़ेगा? जो सबसे सामने होंगे उसी को ना। फिर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है उसका इफेक्ट। तो इसका जेड इफेक्टिव का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इस वाले पे ना। फर्स्ट जो देखो इससे ये वाले पे क्या हो गया, ज्यादा इफेक्ट पड़ गया ना। फिर क्या हो गया, डिक्रीज
सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा ग्रुप पे पड़ेगा? ग्रुप 13 पे ना? हाँ यस और नो? तो ग्रुप 13 पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बाकी पे उतना इफेक्ट नहीं है। ग्रुप 13 और 14 पे थोड़ा कम, बाकी सब पे बहुत कम होता चला जाता है। तो ग्रुप 13 में देखोगे सर, फिर ग्रुप 13 का जो ये रहेगा वो कम रहेगा, मतलब ये रहेगा ना, कम होगा क्या? वही तो मैं दिखा रहा हूँ। ओके ठीक है, सर। 1 मिनट मैं इसका साइज लिख करके 1 मिनट डाटा लेने दो। वन मिनट इसका रेडियस लिख लेने दो। आप लोग को याद नहीं करना है इसका डाटा। देखो 85 पिकोमीटर, 143, 135, 167, 170। ठीक है, ये इसका डाटा है, आपको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। देखो ये क्या है, सेकंड पीरियड ना, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो यही दोनों एलिमेंट होते हैं ना, नहीं होते हैं? हेलो, यस सर। तो ये क्या होगा? तो देखो हमने क्या बोला, फोर्थ पीरियड में देखो क्या हुआ, कंट्रैक्शन हो गया ना। इससे साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना? बोलो बोलो। हाँ सर। लेकिन क्या है, ज्यादा साइज ये क्या हो गया, घट ही गया उससे। यानी इसको क्या, ये इसका कारण क्या है, अल्युमिनियम और गैलियम में जो साइज का डिफरेंस है, इसका कारण कौन है? डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। ठीक है, बोलो। हाँ और यहाँ पे भी देखो, अब क्या हुआ, साइज इंक्रीज। फिर देखो क्या होना चाहिए, इंक्रीज, लेकिन ज्यादा इंक्रीज हुआ क्या, वो बोलो। 167 और 170, इधर देखो डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली 3 का। तो इसमें क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए था ना, लेकिन इतना इंक्रीज हुआ क्या? नहीं सर, नहीं। इसका कारण क्या है, इसमें लैंथेनाइड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्ट। एंड डी ब्लॉक दोनों है ना, डी ब्लॉक भी आ गया प्लस लेंथेनाइड भी। तो इसमें इसका मेन कारण कौन है, डी ब्लॉक, और इसका मेन कारण कौन है, लेंथेनाइड। तो इसका साइज का ग्रुप से 13 साइज, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको याद नहीं रखना, बट इसको जरूर रखना कि गैलियम का साइज क्या होता है, अल्युमिनियम से कम होता है, यानी Ba, देन आफ्टर Ga, देन आफ्टर Al, उसके बाद In, उसके बाद Tl। ठीक है, तो साइज वाले में एक जगह ये इस चीज को ध्यान रखना, बाकी सब जगह ठीक है। इधर से इधर क्या होगा, साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, बाकी कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, लिख लिया ना? सर गैलियम छोटा है ना एल्यूमिनियम से? ओ उल्टा, सबने पूरे साइज उल्टा लिख दिया, रिवर्स कर दो। मैंने पूरा का उल्टा लिख दिया।
हो गया? नो सर वेट। अब तो लिख लिए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको लिख लो, ये ध्यान है। अब एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? 1, ये ग्रुप 2, उसके बाद ये ग्रुप 3 है ना। हाँ तो लेंथेनाइट हाँ ग्रुप सर। कहाँ से? 3 ग्रुप में होते हैं ना। हाँ तो ये इफेक्ट कहाँ से, इसके बाद से इफेक्ट स्टार्ट करेगा, यानी लेंथेनाइट का इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ग्रुप 3 से ना। ग्रुप 3 एंड पीरियड 5, सॉरी 4, 5, 6 पीरियड में होते हैं ना। तो लेंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ग्रुप 3 इन पीरियड 6 है ना। तो नोट डालकर लिख लेना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन occur in period 6, from group 3. Lengthenite contraction occur in period 6, period 6 after group 3. Period 6 after group 3. Lengthenite contraction occur in period 6 after group 3. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना सर। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलो सर इसलिए आयन और टीएल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? हाँ, इसलिए आईएन और टीएल में ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डी एंड लेंथेनाइट दोनों आ जाते हैं। इस वाले में भी साइज में क्या होता है, डिफरेंस कम हो जाते हैं, ठीक है। 4th एंड 5th पीरियड वाले ग्रुप से साइज क्या होता है, डिफरेंस कम हो जाता है, लेकिन उतना हम लोग को इसमें नहीं करना, ठीक है। सर एक्टिनाइट सीरीज की वजह से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, एंड क्योंकि लास्ट पीरियड हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आएगा तो उसके कारण भी ना, एक्टिनाइट सीरीज के कारण कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हाँ सर। हम लोग को लास्ट पीरियड के बारे में उतना, क्योंकि अभी एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, उसका प्रॉपर्टीज आ रही है, इसलिए हम लोग का सिलेबस में भी वो सब नहीं है। तो जब है ही नहीं तो हम लोग के लिए उसमें दिमाग लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, लेंथेनाइट एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट एंड डी ब्लॉक, हाँ हाँ नोट में ही, हाँ नोट में ही, लेंथेनाइट एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन more effectively occur in group 13 and 14. Lengthenite and D block contraction more effectively occur in group 13 and 14. लिख लेना, ग्रुप 13 एंड 14 सब लोग लिख लिए। बोलो बच्चे, किसी का छूटा तो नहीं ना? हो गया सर ग्रुप 13 एंड 14 ना? हाँ ग्रुप 13 एंड 14
उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा ना, बोलो धीरे धीरे Yes. क्या होगा, डिक्रीज। हाँ बोलो, यस बच्चे बोलो। बोलो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एटॉमिक रेडियस। सॉरी, एटॉमिक रेडियस हमने डाला है, आयनिक एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या? आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आप पढ़ेंगे ना, कोवेलेंट पढ़ ही लिए, मेटालिक पढ़ ही लिए, वंडरवाल पढ़ ही लिए। अब लास्ट क्या बना, क्या बचा, आयनिक रेडियस। ठीक है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओह, आपका थोड़ा देखो वॉल्यूम कम होगा। चलो सर हम बस लोग, वो बैकग्राउंड वॉइस आ रही। क्या बोले बच्चे? सर बस थोड़ी वो बैकग्राउंड वॉइस आ रही, पता नहीं उसका। हाँ थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है कि बगल में मतलब घर का काम चल रहा है, इसलिए उसकी थोड़ी सी ये क्या आता है कि आफ्टर 9 o'clock थोड़ा सा डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाता है। अभी तक ठीक था, ओके सर। तो 1-2 दिन है, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, उसका भी अपना काम है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस लिखोगे, आयनिक रेडियस क्या होगा बच्चे? आयन, सबसे पहले आयन क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या लीव करेगा, रिमूव हो जाता है यानी रिमूव हो जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, आयन आयन। हो जाएगा, मतलब उस पर चार्ज आ जाएगा। किसी एटम पे जो चार्ज आने के बाद जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा फ्रॉम न्यूक्लियस से, उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस ना। हाँ सर। तो लिख लोगे, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस the effective distance from the nucleus, the effective distance क्या लिखा है बच्चा, फिर से बोलना, the effective distance From nucleus, the effective distance from the nucleus of ion the effective distance from the nucleus of ion to outermost shell of ionic atom। सर एक बार वापस रिपीट करना पूरा। the effective distance from the nucleus of ion, ये लिखा है ना, from the nucleus of ion एक बार कोई रिपीट कर देना बच्चे, नहीं तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। to the outermost shell of ionic atom. To the outermost shell of ionic atom। ठीक है, आयनिक एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस होगा, या सब्ट्रैक्ट होने के बाद, मतलब जो आयंस बने उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गए, वहां से उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, है ना। ठीक है, यस सर। तो दो तरह के आयंस होंगे,
कौन कौन? कटायन और अनायन। कैटायन और एनायन। एनायन। कैटायन क्या होगा बच्चे? पॉजिटिवली चार्ज ए पे पॉजिटिव। एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज ए नेगेटिव पे नेगेटिव, है ना। अब देखो किसी पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस मतलब क्या होगा? प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा ना, नहीं खींचेगा? खींचेगा। खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। तो उसको अपने ओर खींचेगा, तो उसका साइज क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा? एक चीज ध्यान रखना, ए प्लस का साइज क्या होगा? कम होगा ए से, और ए माइनस का साइज क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि निगेटिव आने से क्या होगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। बोलो। हाँ सर। रिपल्सन बढ़ेगा मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम ना। तो जेड इफेक्टिव कम हुआ मतलब साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, तो लिख लोगे इसको। लिख लिए? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे वेरिएशन ऑफ साइज। वेरिएशन ऑफ साइज, ठीक है। वेरिएशन ऑफ साइज लिख लिया ना? सर रेडिएशन ना? वेरिएशन, वेरिएशन, वेरी जो करता है, VARIATION, वेरिएशन ऑफ साइज। वेरिएशन ऑफ साइज, वेरिएशन मतलब चेंज, ठीक है। अब हम लोग वेरिएशन ऑफ साइज में देखेंगे, ठीक है, साइज कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ साइज लिख लिया ना? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरिएशन ऑफ साइज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम तो आप लोग का हो गया, 9:15 तक किया ना? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाय सर, गुड डे। बाय एवरीवन।